Lecture 25 of linear algebra. In this we are going to do topics orthogonal complement and orthogonal projection. Hi everyone, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. हमारे चैनल पे आपको मिलेगा CSIR, UGC नेट मैथमेटिकल साइंसेस की वीडियोस, क्लास 11th क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियोस एंड शॉर्टकट्स ऑन क्लास 11th एंड क्लास 12th टॉपिक्स. Simplified Maths is now available on WhatsApp, Gmail, Facebook. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. देखो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर. सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? The set of all vectors that are orthogonal to W, means that are perpendicular to W, is called orthogonal complement of W. ठीक है? The set of all vectors that are orthogonal to W से हम कहेंगे orthogonal complement and it is denoted by this symbol. अगर W की बात कर रहे हैं तो इस सिंबल से डिनोट करेगा और ये जो है सबस्पेस होगा V का. दो प्रॉपर्टीज हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, वो देख लेते हैं. कोई भी वेक्टर x ले लिया W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, सो वो जो x है वो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में होगा. अगर है तो x जो है ऑर्थोगोनल होगा हर वेक्टर ऑफ W से, मींस हर वेक्टर इन द सेट दैट स्पैन्स W. इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर x ऑर्थोगोनल है टू एवरी वेक्टर इन द सेट दैट स्पैन्स W, इसका मतलब कि जो x है वो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है. सेकेंड, अगर S में कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स लेती हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस VF में, तो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है सबस्पेस होगा V का. नेक्स्ट थ्योरम, अगर आप चाहते हैं कि थ्योरम्स के प्रूफ मिले किसी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सो दैट आई कैन गिव प्रूफ्स टू ऑल दीज थ्योरम्स और रिजल्ट्स, जिसके भी आप चाहते हैं. थ्योरम इज, अगर W सबस्पेस है मेरा V का और V जो है डायरेक्ट सम है W एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का. डायरेक्ट सम को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं. ठीक है. लेट V be a subspace, W be a subspace of V. अगर W सबस्पेस है V का, सो V को हम डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं, ये थ्योरम कहती है. ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं एक. देखो W अगर x एक्सिस में है, Z एक्सिस में है इन R3, Z एक्सिस में है मींस x एक्सिस और y एक्सिस वाले जीरो होंगे. सो 0 0 C आ गया, वेयर C बिलोंग्स टू R. तो उस केस में अगर W Z एक्सिस में है तो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का क्या होता है कि वो चीज छोड़ के, अगर W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम, सो W में जो है एलिमेंट वो छोड़ के बाकी सारे आएंगे. मींस अगर W Z एक्सिस में है सो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किस में होगा? X और Y एक्सिस में. सो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किस में होगा? XY प्लेन में होगा, क्योंकि W Z प्लेन में है. सो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? ABC. वे AB कोई भी रियल नंबर है और Z वाला 0 हो गया. राइट. सो R क्यूब, मेरा कंप्लीट R क्यूब क्या बन गया? X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस. सो W में आ गया Z वाले प्लेन के एलिमेंट्स और W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आ गए X और Y वाले एलिमेंट्स. सो R क्यूब कंप्लीट बन गया अगर दोनों का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं. यहाँ पे W सबस्पेस ही तो है R क्यूब का. राइट. So above theorem proved by this example. Next result, अगर VF मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, S S1 S2 जो मेरे सबसेट्स है V के, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी. देखो 0 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीट दैट वेक्टर V आ जाएगा. ठीक है. 0 के अलावा सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? कंप्लीट दैट वेक्टर V. ठीक है. अगर V का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? V में तो सारे एलिमेंट्स हैं. V का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? सिंपली 0. ठीक है. सेकेंड, अगर VF मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, S S1 S2 मेरे सबसेट्स है V के, तो S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? S और S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में एक भी कॉमन नहीं होगा, दैट इज 0.
एंड S1 सबसेट है S2 का, ठीक है, S1 S2 से छोटा है, सो S1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट S2 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से छोटा होगा या बड़ा होगा? अगर S1 छोटा है S2 से, सो S1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट तो बड़ा होगा ना S2 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि S1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारे एलिमेंट्स S1 के छोड़ के बाकी जो भी बचे। ऐसे ही S2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारे एलिमेंट्स S2 के एक्सेप्ट S2 में जो भी एलिमेंट्स है। S2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में या उस वेक्टर में जिसका S2 सबसेट है, V का सबसेट है, सो S2 के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है V में वो होंगे। सो सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर S1 छोटा है S2 से, सो S1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो जाएगा S2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। थर्ड, S हमेशा या तो इक्वल होगा S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से या उससे छोटा होगा। नेक्स्ट, अगर S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हम निकालें तो वो इक्वल आएगा S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के। जैसे हमने जो एग्जांपल अभी डिस्कस किया था, W जो है Z एक्सिस में था और W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किस में था? AB में, XY प्लेन में, ठीक है। सो W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट XY प्लेन में था। अगर W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? Z प्लेन में। W का 3 टाइम्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? XY प्लेन में। सो W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया W के ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। उस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। सेम उसी एग्जाम्पल से हम ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं, या तो तीनों का एक साथ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालो या पहले दो का निकालो फिर उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालो, ब्रैकेट से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर W सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर W सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, तो जो V है, ये कंडीशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं थ्योरम में। सो V जो है वो डायरेक्ट सम होगा W एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। W डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू W, ये वही एग्जांपल से डिस्कस कर सकते हैं। W अगर Z प्लेन में है, W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किस में आएगा? XY प्लेन में। W का अगेन डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो किस में आएगा? Z प्लेन में। सो W किसके इक्वल आ गया? W डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के, राइट। दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम डायरेक्ट यूज हो जाता है। डायमेंशन ऑफ V, W इज द सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V। सो उस केस में जो डायमेंशन ऑफ V है वो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन? अगर W मेरा कोई भी सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, देखो फाइनाइट डायमेंशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह अलग से लिखा हुआ है फाइनाइट डायमेंशनल। अगर W मेरा कोई भी सबस्पेस है ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V, ठीक है, तो हमने ये थ्योरम में देखा था अभी प्रीवियस स्लाइड्स में। तो V मेरा क्या होगा? डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये होता है, यहां तक हम देख चुके हैं। आप देखो, ये कंडीशन होने के बाद हर एलिमेंट अल्फा जो वेक्टर का है V का है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V का हर एलिमेंट अल्फा को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहां पे अल्फा 1 जो है W का एलिमेंट है, अल्फा 2 जो है W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ठीक है। तो जो वेक्टर्स होंगे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ने हम कहेंगे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑन द सबस्पेसेस W एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। W अगर सबस्पेस है V का, सो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी तो सबस्पेस होगा। अगर हम R³ की बात करते हैं, ठीक है, अगर ये एग्जांपल से मैं देखती हूँ, अगर हम R³ की बात करते हैं, अगर W Z एक्सिस में है, सो W सबस्पेस हो गया R³ का। सो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? XY प्लेन में। सो वो भी सबस्पेस हो गया R³ का, क्योंकि R³ में तो सारे एलिमेंट्स वो आ गए X, Y, Z तीनों प्लेन वाले। W में एलिमेंट्स है सिर्फ Z प्लेन वाले। W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स है AB XY प्लेन वाले, ठीक है। सो यहाँ पे W और W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दोनों सबस्पेसेस हो गए R³ के, ठीक है। तो हम बाय दैट थ्योरम हम ये कह सकते हैं R³ इक्वल्स टू W और डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
अब अगर मुझे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैं ई से डिनोट कर रही हूँ ऑफ आर क्यूब का, ठीक है। अगर मैं ऑन टू डब्ल्यू निकालू, ऑन टू डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू जैसे एलिमेंट्स, डब्ल्यू किस में है, जेड प्लेन में है, तो क्या आ जाएगा 0 0 जेड। अगर मैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन E1 निकालू सपोज आर क्यूब में ऑन टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में XY प्लेन में है, सो XY 0 आता उसमें। नेक्स्ट रिजल्ट, अगर W1 एंड W2 सबस्पेसेस है ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन दीज टू कंडीशंस विल होल्ड। W1 प्लस W2 निकालो, उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो किसके इक्वल आएगा, W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, राइट। सेकेंड, अगर हम W1 इंटरसेक्शन W2 लेते हैं, उसके बाद उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो क्या आएगा, W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट प्लस W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो काफी जगह यूज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके प्रूफ भी दिए जाए तो डू लेट मी नो। अगर A मेरी कोई भी M क्रॉस N मैट्रिक्स है, then the orthogonal complement of the row space of A is the null space of A. मीन्स अगर रो A कोई भी मेरी M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, सो अगर मैं रो A का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालू, वो नल A के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉलम A का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो वो नल ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, अगर U और V मेरे दो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस है जिसकी फील्ड सेम है, दैट इज F, T मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V, तो ये चार कंडीशंस होल्ड करेंगी। फर्स्ट, T प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट बनाएगा अगर T अल्फा T बीटा निकाले, वो मेरा अल्फा बीटा के इक्वल आ जाए। यहाँ अल्फा बीटा जो है U का एलिमेंट है, U क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस ही है। T प्रिजर्व्स नॉर्म, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगी, नॉर्म ऑफ T अल्फा निकाले, वो नॉर्म ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाए, अल्फा U का एलिमेंट है। T प्रिजर्व्स डिस्टेंस ऑल्सो, और आई कैन से दैट T इज आइसोमेट्री। ठीक है, डिस्टेंस का हमने कैसे निकाला था ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नॉर्म ऑफ T अल्फा माइनस T बीटा निकाला, वो अगर नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा माइनस बीटा के इक्वल आ जाता है, देन T प्रिजर्व्स डिस्टेंस ऑल्सो, डिस्टेंस की भी सेटिस्फाई हो गई फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू U, राइट। नेक्स्ट, और हम डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, या तो आप ये लिख लो नॉर्म ऑफ T अल्फा माइनस T बीटा, उसका मतलब भी डिस्टेंस ही है, या फिर आप D ऑफ T अल्फा T बीटा करके ऐसे कर लो, इसका मतलब भी डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस ही तो होता है ये। नेक्स्ट, अगर T मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है, T जो है मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होगा अगर T इन्वर्टिबल भी है और प्रिजर्व कर रहा है इनर प्रोडक्ट। अगर इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व करेगा तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी। आइसोमॉर्फिज्म के लिए इन्वर्टिबल भी होना जरूरी है, T इनवर्स एग्जिस्ट करना भी जरूरी है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। T इनर प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, अभी हमने देखा था अगर वो प्रिजर्व करता है इनर प्रोडक्ट प्लस वो इन्वर्टिबल है। और कुछ रिजल्ट है, अगर कोई भी आइसोमॉर्फिज्म मैं लेती हूँ फ्रॉम U ऑन टू V, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम U ऑन टू V विच प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व करेगा। अगर T आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम U ऑन टू V, तो अगर T इनवर्स निकालूंगी, देखो आइसोमॉर्फिज्म है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल होगा, सो T इनवर्स क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रेंज और डोमेन रिवर्स हो जाएंगे। ये U टू V था, यहाँ पे V टू U हो जाएगा, राइट। थर्ड, अगर T आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम U ऑन टू V, देन वी से दैट U एंड V आर आइसोमॉर्फिक। अगर T आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम U टू V, सो U और V भी आइसोमॉर्फिक होंगे, और आइसोमॉर्फिक को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, U आइसोमॉर्फिक टू V। The relation of isomorphism of an inner product space is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी 2 से 3 दिन में आएगी। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं किसी भी रिजल्ट का, किसी भी थ्योरम का प्रूफ मिले, देन डू लेट मी नो। टिल देन, बाय बाय, सी यू।